ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम लोग इस यहाँ पर थे एंड वी टॉक्ड अबाउट कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा सबको कि वेरिएबल्स मींस यूजर उसको चेंज कर सकता है, कांस्टेंट मींस यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ प्रोग्रामर व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम कैन चेंज इट। ठीक है, ओके। तो कांस्टेंट, ओके, सो नाउ इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस कि कांस्टेंट्स को हम लोग बोल्ड लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बोल्ड लेटर्स मीन जो उसके आइडेंटिफायर्स होते हैं उनको हम लोग बोल्ड लेटर्स से उनको हम लोग बोल्ड लेटर्स से लिखते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि कॉन्स्ट, फ्लोट, एवरेज। अभी जो एवरेज आप देख रहे हैं कि जो एवरेज मैंने आइडेंटिफायर इसका बनाया है अपने ओन से, क्योंकि ये जैसा प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं ना, नेम्स होते हैं, तो इनको मैंने जानबूझकर कैपिटल या फिर बोल्ड लेटर्स में मैंने रिप्रेजेंट किया है ताकि मुझे ड्यूरिंग द प्रोग्राम, क्योंकि अगर मेरा कोई प्रोग्राम बहुत बड़ा है, अभी तो ये मैं बहुत एग्जांपल जो हम लोग कर रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लेकर हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन वंस वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग फॉर द बिगर प्रोजेक्ट्स, देन ऑफ कोर्स हमारा जो एक प्रोग्राम होता है वो कुछ 500-600 लाइंस का प्रोग्राम होता है। तो 500-600 लाइंस के प्रोग्राम में जो है वो इट्स रियली डिफिकल्ट टू differentiate between what is a variable and what is a constant, क्योंकि ज़ाहिर डिफाइन हम लोग बहुत ऊपर कर देते हैं पहले और यूज़ हम लोग बहुत, फॉर एग्जांपल डिफाइन जो है वो हम लोगों ने लाइन नंबर 16 पे किया हुआ है या लाइन नंबर 17 में किया हुआ, और उसको यूज़ हम लोग लाइन नंबर 200 या 256 लाइन नंबर पे हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। सो इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने उसको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो हमें ये आसान होगा कि हमें पता होगा कि ये वाला जो आइडेंटिफायर था हमारा, ये कांस्टेंट नंबर था। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ आई फील कि ये जो फ्लोट है ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको स्मॉल पी की बजाय इसको मैं कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अगर ये जो मेरे पास वाई है कांस्टेंट है तो इसको मैं कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। इससे क्या होगा, मेरी आसानी हो जाएगी कि जब मैं ये कैपिटल वाई यूज करूंगी, आई विल बी नोइंग कि ये जो अगर ये कैपिटल है इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है। आई कैन नॉट सी इन द वाई, मतलब ये जो वाई को मैं सी इन कांस्टेंट नहीं से करवा पहले सकती। कांस्टेंट लिखना जरूरी है या नहीं? जरूरी है, बेशक जरूरी है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो इसको पता कैसे चलेगा कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट से पहले कांस्टेंट लिखना जरूरी है। अगर कांस्टेंट नहीं लिखेंगे तो वो उसको एक एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। ठीक है, समझ में आ गई? सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि हम लोग इसको कैपिटल लेटर्स में इसके आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ये आइडेंटिफायर सेलेक्ट करना ये प्रोग्रामर की मर्जी होती है कि जो मर्जी नाम दे उसका। तो कुछ प्रोग्रामर्स अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए कि क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंट्स को कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट्स अगेन इट्स नॉट कंपल्सरी। अगर आप नहीं भी करते, इसको स्मॉल में भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शनल चीज है जो मैं बता रही हूँ। दूसरी ऑप्शनल चीज एक और है, वो ये, अच्छा पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं। कॉन्स्ट, फ्लोट, एवरेज। तो ये देखें, ये कांस्टेंट है तो इसको जो भी उसका प्रोग्रामर है उसने इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद एक अनदर एग्जांपल, एवरेज। अब ये भी एक एवरेज है, ये भी मतलब एक आइडेंटिफायर ही है, स्पेलिंग दोनों के सेम है, लेकिन ये जो है कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और ये जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। अब जब हम लोग फॉर एग्जांपल ये दोनों चीजें लिखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल if I write both of the things in my this, यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ दोनों चीजें, ठीक है, तो क्या होगा? अब आपको क्या लगता है कि दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या ओवरराइड हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे? नो मैम। फिर क्या होगा? मैम क्योंकि वो जो कैपिटल लेटर्स में वो तो शो कर रहा है ये कि मैं कांस्टेंट हूँ और वो नीचे वेरिएबल है। हम्म उसके अलावा अगर मैं इसको यहाँ हटा दूँ, अब क्या होगा? दोनों अलग अलग वो उसके हिसाब से हैं। एम्बर क्या एवरेज अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटा लेटर्स वाला लेकिन एवरेज क्या अलग रिप्रेजेंट कर आइडेंटिफायर्स डिफरेंट होंगे? दोनों के आइडेंटिफायर्स डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कैपिटल ए लिखूं और स्मॉल ए लिखूं तो ये वो दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा। कैपिटल ए को अलग ट्रीट करेगा और स्मॉल ए को अलग ट्रीट करेगा। सही है?
इसी तरह से जैसे यहाँ पर ये जो एवरेज लिखा हुआ है ये कैपिटल एवरेज में लिखा हुआ है और ये स्मॉल में लिखा हुआ है। अगर ये दो स्टेटमेंट्स आएंगी तो कंप्यूटर क्या करेगा? मैम तो अभी इसको शो अभी क्या करेगा? ये स्मॉल एवरेज के नाम की एक अलग जगह बनाएगा, ठीक है, और कैपिटल एवरेज के नाम की एक पता लग जाएगा कि कांस्टेंट है। अभी नहीं पता चलेगा। अब अगर अच्छा इस स्टेट में अभी इस पोजीशन पे, एक सेकंड लेट मी, अभी इस पोजीशन पे क्या कोई एक एवरेज भी कांस्टेंट या कोई एक एवरेज भी वेरिएबल है? मैम फर्स्ट वाला जो है एवरेज वो कांस्टेंट कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं। वाई मैम अभी उसके दोनों साथ वेरिएबल्स constant लिखा हुआ है। मैम वो तो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि बोल्ड लेटर्स में लिख, प्लीज अपना माइक जरा बंद करें। ओके, सो बेसिकली जो हमारे पास ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ये यूजर या प्रोग्रामर डिफाइंड नेम है, ठीक है, प्रोग्रामर ने खुद से डिफाइन किया, ये उसकी कोई कमांड नहीं है उसकी। जो यहाँ पर कांस्टेंट लिखती हूँ, इफ आई राइट, ये अब इसकी कमांड है, CONST। ये इसको पता है कि ये जो कॉन्स्ट कमांड है इसका मतलब है कि ये जो अब मेमोरी लोकेशन है ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन है, ये इसकी कमांड है। ये जो नाम मैंने दिया है ये मेरी मर्जी है, मैं इसको स्मॉल में दूं, कैपिटल में दूं, ये मेरी मर्जी है। एक कैपिटल एक जो है वो स्मॉल कर दूं, ये मेरी एक अपनी मर्जी है। इसमें जो है वो प्रोग्रामर ने या कोड ब्लॉक्स या C++ जो लैंग्वेज है ये मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि आप जो है वो आपने क्योंकि वेरिएबल लिया है तो आप इसको स्मॉल में ही लिखें या इसको कैपिटल में लिखें। ये एक, मैंने बताया कि ये प्रोग्रामर जो है वो प्रैक्टिस, जो कुछ प्रोग्रामर्स जो हैं वो उसको प्रैक्टिस में लेकर आते हैं कि जितने भी वो कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करते हैं वो कैपिटल में डिफाइन कर देते हैं, और जितने भी वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं उनको, उनके जो आइडेंटिफायर्स हैं उनको स्मॉल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट्स अ प्रोग्रामर चॉइस, इट्स नॉट कंपल्सरी, it's not a command, it's not restricted by C++, it's a programmer, we are the programmer, it's our choice। सही है। अब अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं लिखती तो अभी ये दोनों एवरेजेस जो हैं, ये दोनों एवरेज क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि मैंने कॉन्स्ट नहीं लिखा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर दूं CN, ठीक है, अब ये मुझे गलत नहीं कहेगा। फॉर एग्जांपल इफ आई रन, मैम आई थिंक सो 1A की क्लास है। 1A की क्लास अभी क्यों है? टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली 12:30 तक थी। मैं तो आज टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपकी क्लास ले रही हूँ। 1B की आई थिंक 12:30 है, शायद एक मैसेज आया इधर। कहाँ मैसेज आया आपको? उन्होंने बोला बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक ना, क्योंकि आज एक्चुअली आपकी शेड्यूल्ड क्लास है, इट कैन नॉट हैपन। सो यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि y जो है वो कांस्टेंट डिफाइन हुआ है, तो आई कैन नॉट डू दिस एंड आई शुड अप्लाई द वैल्यू ऑफ y एज वेल। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो देखिए अब कोई एरर नहीं आ रहा, क्यों? हालांकि एवरेज जो था मैंने कैपिटल में लिखा हुआ था, लेकिन क्योंकि कॉस्ट नहीं लिखा हुआ था तो दैट मीन्स इट इज ट्रीटिंग दिस एवरेज एज वेल एज दिस एवरेज एज बोथ एवरेजेस एज वैल्यू एज वेरिएबल। ठीक है, दोनों ये एवरेज को, इन दोनों आइडेंटिफायर्स को एज अ क्या कंसिडर कर रहे हैं? एज अ वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं यहाँ कॉस्ट लिखती हूँ तभी वो उसको कांस्टेंट बनाएगा, अदरवाइज वो कांस्टेंट नहीं बनाएगा उसको। ये पॉइंट समझ में आया सबको? Or there is still any confusion? Please let me know. Clear, right? Okay, good. So again I repeat all of the things I have said कि हमारे पास मैंने अब तक बताया कि ये जो है डेटा टाइप होती है, और ये जो नाम होता है ये नाम प्रोग्रामर डिफाइंड नेम होता है, इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, द आइडेंटिफायर्स कैन बी कांस्टेंट्स और कैन बी variable. If it is a constant then I have to write const
in front of it, before it. ठीक है? And if it is a variable, then I don't have to write anything. I just have to write the, I just don't have to write anything. It's just simple. So this is variable and this is constant. ठीक है? So this is the compulsion. If you are making some identifier a constant, then you have to write const. And if you're not making it a constant, then you don't need to write anything. Then it will be treated as a variable. One thing. Point number 2 is, it's a common practice but not a compulsion that programmers define a constant in bold letters. ठीक है? Programmers define the identifier of the constant in bold letters, but it is not compulsion. ठीक है? So I can also write const. Okay, since it is running, so that's why. So it is asking me something number. एक और number मांग रहा है. बस खत्म. So I can write const over here. Okay. ठीक है? समझ में आ गई? I can make it, or I can make this as well a constant. And if it is written AVERAGE capital and small, they both will be treated as differently, separately. Why? Because C++ is a case sensitive language. In a case sensitive language, every letter, if it is in bold, then it will be treated as different, and if it is in small, it will be treated as different. ठीक है? अगर मैं स्मॉल a लिखूं और कैपिटल a लिखूं तो ये दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा. इस तरह से इसको नहीं पता, मतलब ये इसको अलग ट्रीट करेगा और इसको अलग ट्रीट करेगा. अब तक मैंने ये बात की है इन अ नटशेल. ठीक है? दूसरी एक और कॉमन प्रैक्टिस है प्रोग्रामर की होती है, वो ये होती है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस बट इट इज नॉट कंपल्सरी. व्हाट इज दैट? वो ये कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो उनको ग्लोबल सेक्शन या फिर हेडर सेक्शन में डिफाइन कर देते हैं. यानी कि उसको नीचे लिखने की बजाय उसको यहाँ लिखते हैं. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन आप यहाँ लिखो एक ही बात है, लेकिन जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं. इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस बाय द प्रोग्रामर्स बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि जितने भी हमारे पास कॉन्स्ट वाली चीजें हैं वो यहाँ लिखी हुई हो. ठीक है? बाकी जितने वेरिएबल्स हैं उनको हम यहाँ डिफाइन करते हैं. इट्स अ गुड प्रैक्टिस बट इट इज नॉट कंपल्सरी. सही है? दो मैंने अब तक आपको गुड प्रैक्टिस बताई है कॉन्स्टेंट्स की. एक गुड प्रैक्टिस क्या है कॉन्स्टेंट की, कि उनके जो आइडेंटिफायर्स हैं उनको आप बोल्ड में लिखें. ठीक है? लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते, फॉर एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल ये है स्मॉल वाई, जैसे ये स्मॉल वाई है, इसको मैंने स्मॉल वाई में लिखा है, तो तब भी ये कांस्टेंट ही रहेगा. कांस्टेंट क्यों रहेगा? बिकॉज इसके आगे कॉन्स्ट लिखा हुआ है. ठीक है? लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि मैं इसको कैपिटल वाई या फिर कैपिटल आइडेंटिफायर्स में लिखूं. फर्स्ट गुड प्रैक्टिस. सेकंड गुड प्रैक्टिस कि जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको हम इंट मेन से पहले लिखें इस यहाँ पर. अनदर गुड प्रैक्टिस बट इट इज नॉट कंपल्सरी. ठीक है? कंपल्सरी क्या है कि अगर मुझे कांस्टेंट डिफाइन करना है तो यहाँ पर CONST लिखना जरूरी है. अगर आप नहीं लिखेंगे तो वेरिएबल ही रहेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा. ये चीज समझ में आ गई अब तक सबको? आई होप आ गई होगी. ठीक है? नाउ लेट्स गेट बैक टू अनदर थिंग. So this was about lecture 7. अब मैं जरा lecture 8 ओपन करती हूँ. ठीक है? कांस्टेंट को ऊपर लिखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ इट्स अ गुड प्रैक्टिस. Okay, so now another thing is we'll talk about, इसको पहले बाद में बात करेंगे. अभी हम बात करते हैं इसकी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की. ठीक है? दिस इज अनदर टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर सिंपली द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे हमारे पास होते हैं. ठीक है? जैसे हमें एडिशन है तो एडिशन के लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं. इन अ नॉर्मल प्रैक्टिस C++ में भी हम लोग एडिशन के लिए प्लस यूज करते हैं. सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस यूज करते हैं. मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक यूज करते हैं. और डिविजन के लिए हम लोग ये डिवाइड का साइन जो हम लोग यूज करते हैं
हम लोग वो यूज करते हैं। और एक और चीज नया ऑपरेटर है, वो है हमारे पास मॉडुलस। मॉडुलस क्या है? ये मॉडुलस बेसिकली बताता है कि जब हम लोग डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन में समटाइम्स हम लोग जब होल नंबर्स की जब हम लोग डिवीजन कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे पास एक रिमाइंडर बच जाता है जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं होल नंबर को दूसरे होल नंबर से, हमें आंसर भी होल नंबर्स में ही चाहिए होता है, हमें डेसिमल पॉइंट्स में आंसर नहीं चाहिए होता। तब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक रिमाइंडर की फॉर्म में हम लोग आंसर दे देते हैं कि दिस इज द रिमाइंडर। हम लोग पॉइंट्स नहीं लिखते। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि इफ आई डिवाइड 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो अगर मैं करूँ यहाँ, देखो इफ आई से 5 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास अगर मैं कहूँ कि मुझे आंसर जो है वो अब 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है हमारे पास? 2.5, ठीक है, ये 2.5 होता है। अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे 2.5 में नहीं चाहिए, मुझे जो है वो होल नंबर्स की फॉर्म में चाहिए, मुझे फ्लोटिंग पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं चाहिए आंसर, तो अगर मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? तो मेरे पास आंसर सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। और बाकी क्या होगा? बाकी 1 एज अ रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे ही होता है ना? तो मैं करूँ 2 2 ज़ा 4 और 1 एज अ रिमाइंडर बचता है। सो 2 विल बी द आंसर बट रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ऐसे ही होता है ना? ठीक है। तो समझ ये बस रिमाइंडर दिखाएगा। जी एग्जैक्टली अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर देखना है तो आपको मॉडुलस का साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मॉडुलस के साइन जो है, अगर आप रिमाइंडर देखना चाहते हैं किसी भी होल नंबर्स का, ठीक है, तो यू विल राइट 5 this 2, so it will show you 1, ठीक है, it will not show you 2। क्यों? क्योंकि 2 रिमाइंडर क्या था? 2 था, और अगर 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो होल नंबर्स में, तो ये 2 आएगा। ये समझ में आ गई चीज सबको? आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो इसको जरा पढ़ लेते हैं इस एग्जांपल के साथ। इंटीजर डिविजन्स अकर्स व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ डिवाइड ऑपरेशन आर इंटीजर्स। यानी कि अगर 5 को भी मैंने इंटीजर डिफाइन किया हुआ है और 2 को भी मैंने इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, तो आंसर जो होगा वो 2.5 नहीं देगा, क्योंकि दोनों इंटीजर्स थे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो आंसर भी ये 2 देगा, ठीक है। ये 2.5 नहीं देगा। हाँ, अगर मैंने 5 को जो है वो डेसिमल यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट डिफाइन किया हुआ है, तो आंसर ये मेरे पास 2.5 देगा, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल इफ आई से कि अगर मैं काम करूं कि इंट x लिखूं कॉमा y, ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया है अभी, दो वेरिएबल्स लिए, ठीक है, इंट x एंड y, ठीक है, दोनों की टाइप, डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, ठीक है। अब मैं करती हूँ कि भाई x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 2 करती हूँ। अब मैंने बता दिया कि ठीक, अब मैं, अब ये दोनों x और y दोनों इंटीजर्स थे, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब मैं करूँ, अगर मैं करूँ कि z इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय y, तो मेरे पास ये आंसर क्या दिखाएगा? व्हाट डू यू थिंक? आंसर मुझे ये 2 दिखाना चाहिए इसको या 2.5 दिखाना चाहिए? 2 दिखाएगा। क्यों 2 दिखाएगा? 2 क्योंकि इंटीजर लिया है। क्योंकि 2.5 दिखाएगा। क्योंकि ये दोनों क्योंकि इंटीजर डिवीजन हो रही थी, ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर थे, ठीक है, और ये जस्ट जहां पर स्टोर हो रहे थे वहां वो भी इंटीजर था, ठीक है। इसको हम और अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को वेरिएबल कर देती हूँ या एक को फ्लोट कर देती हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ आई से फ्लोट y, अब क्या आंसर आएगा? अब ये z का आंसर क्या आएगा? 5। 2.5 2.5, ठीक है। इसको करके देखते हैं, इसको जरा हम कॉपी कर लेते हैं। कहाँ था हम? इसको हम
ठीक है, इंट x को रिमूव कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी है ये। सही है। ठीक है, अब अभी आंसर क्या आएगा एट दिस पॉइंट? व्हाट डू यू थिंक? 2 2 आएगा? दोबारा देखें। 2.5 आएगा। 2.5 आएगा क्यों? इंटीजर z 2 आएगा क्योंकि जिसमें स्टोर करा है वो इंटीजर है z। देखते हैं इसको। गुड, दिस वाज द रीजन आई वांटेड, बट लेट्स सी। अच्छा, ये पुराने वाले में एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। सी एन एवरेज कहाँ करवाया हुआ है मैंने? ठीक है, तो इस तरह से देखें एरर्स आते रहते हैं, एरर्स को रिमूव करना, जैसे मैं साथ साथ एरर रिमूव करती जा रही हूँ। देखें इस तरह से आप लोग भी यही काम करेंगे। ओके, अच्छा अब ये देखें हुआ क्या? सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, आंसर आया ही नहीं। क्यों नहीं आंसर आया बताएं जरा। z को आउटपुट नहीं कराया। गुड, z को मैंने आउटपुट नहीं करवाया। यस मैम। गुड, सी आउट z। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। देखें आंसर क्या आया? 2। अच्छा मैं यहाँ पर एक एंडल डाल देती हूँ ताकि ये एक लाइन के ब्रेक हो बाद। जाए स्पेस है, हाँ ब्रेक हो। ठीक है, अब अगर मैं इंट z नहीं करती, मैं यहाँ पर जो है वो चलें ठीक है, एक और काम करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फ्लोट कर देती हूँ, अब आंसर क्या आएगा? आई थिंक 2.5 आना चाहिए। अब 2.5 आना चाहिए। क्यों 2.5 आना चाहिए? क्योंकि उनमें से कोई एक जो है वो फ्लोट है, इंटीजर डिवीजन अब नहीं हो रही। अब x डिवाइडेड बाय y में से y जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट है, दैट मींस इट्स नॉट एन इंटीजर डिवीजन, तो कोई ना कोई हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब यानी कि आंसर जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा 2.5। मैम अगर x और y दोनों डेटा टाइप्स की इंटीजर हो लेकिन हम तो z सेव करा रहे हो वो फ्लोट में हो। ये भी करके देख लेते हैं। मैम ये समझ नहीं आ रहा थोड़ा, क्या समझ नहीं आ रहा? मतलब ये x डिवाइडेड बाय y और ये सब कुछ, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? मतलब कि 2.5 और कैसे आ रहा है और 5 को। बताती हूँ, देखें पहले इस चीज को देखें। ये जो मैंने बताया था 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2.5, ये समझ में आया ये चीज? जी मैम। ओके, अब ये देखें 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2, ये समझ में आया? नहीं आया होगा। कैसे हुआ है? 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2.5, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जी उसके बाद 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 क्यों दे रहा है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे चाहिए, अगर फॉर हम लोग कैलकुलेटर से भी समटाइम हम लोग चाह रहे होते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स में आंसर ना आए, हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ जाए, हमारे पास होल नंबर्स आए। इस तरह से हम लोग कभी कभी चाह रहे होते हैं ना कि 5 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमारे पास या तो फ्रैक्शन की ही फॉर्म में आए आंसर, या जो अगर कोई रिमाइंडर है कुछ इस तरह से है, यानी कि हम बेसिकली मतलब राउंड ऑफ करके। नहीं, राउंड ऑफ नहीं, ये राउंड ऑफ नहीं कर रहा। यानी कि हम चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग कैलकुलेटर में लिखते हैं ना 5 डिवाइडेड बाय 2 समटाइम आंसर आ जाता है, उस वो जो है वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा होता, फिर हम लोग एक चीज हम लोग एक बटन प्रेस करते हैं, उसकी वजह से हमारा आंसर बिल्कुल सही आता है। आया समझ? नहीं, नहीं आया समझ? दोबारा बताती हूँ। इसको मैं दूसरे वर्ड लफ्जों में समझाती हूँ। देखिए 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5 है हमारे पास, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, सही है।
ये हमारे पास ये तो हमें पता है, लेकिन समटाइम्स हम चाहते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स में आंसर ना आए, हमारे पास हम कुछ डिवीजन ऐसी करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं ये करके दिखाती हूँ, जैसे ये है, ठीक है, 5। अब ये हम लोग कैसे करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड रिमाइंडर इज 1। सही है, ऐसा ही है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 यूं लिखते हैं, ठीक है, फिर 2 लिखते हैं डिवाइडेड बाय 2। नो मैम, फिर 1 ऊपर आएगा, 2 ओ होल यस, 2 होल में आएगा। ओ यस, 2 हम लोग यहाँ लिखते हैं एंड देन 1 यस, न्यूमरेटर होगा। हाँ मैं वही सोच रही थी कि गलत कैसे हो रहा है, एंड 1 ऐसे लिखते हैं हम लोग कभी कभी। जिसको नहीं समझ में आया था उसको उससे पूछ रही हूँ, समझ में आया ये ओके। चीज? जी सही जी। है। ये क्या है कि हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट से हम लोगों ने बात नहीं की, हम लोगों ने पूरी वैल्यू को हम लोगों ने होल नंबर्स में लिख दिया है। सही है। इसी तरह से समटाइम्स वी आर डूइंग इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन का मतलब क्या है कि वी आर नॉट talking about the floating point, we are not going into the decimal points, we are just dealing with the integers numbers. So this is whole number, this is whole number, this is whole number, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें अगर वो इंटीजर डिवीजन कब होती है, हमारे नन्यूमरेटर भी इंटीजर हो, इंटीजर में डिफाइन हुआ हो, और डिनोमिनेटर भी इंटीजर में डिफाइन हुआ हुआ। जैसे यहाँ पर देखें, x न्यूमरेटर था और y डिनोमिनेटर था, x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, तो ये जो x डिवाइडेड बाय अगर मैं y करूंगी तो ये इंटीजर डिवीजन होगी। जब इंटीजर डिवीजन होती है और मैं x/y लिखती हूँ, तो जो आंसर आता है वो भी इंटीजर में ही आता है। वो जो ये क्वेश्चन आया हुआ होता है आपका, वो आंसर आ जाता है। अब सवाल ये कि अगर मुझे रिमाइंडर पता करना हो कि रिमाइंडर क्या है, तो मैं तब क्या करूंगी रिमाइंडर के लिए? तो रिमाइंडर के लिए हम लोग हमारे पास एक और कमांड है। वो कमांड क्या है हमारे पास, एंड r is equals to x y। ये हमारे पास, अब ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास इसका रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या है इसका, रिमाइंडर क्या है, 1 आंसर क्या आना चाहिए, 1 1। 1 आना तो चाहिए। हम देख लेते हैं, सी आउट y कर देते हैं, सॉरी y नहीं r करेंगे, ठीक है, रन। ये देखें 2 1 दोनों साथ साथ आ गए। साथ साथ क्यों है, क्योंकि मैंने एंडल वगैरह नहीं डाली थी, ये चीजें मैं डाल सकती हूँ। इज द क्वोशंट, या फिर डिवाइडर कह लें, क्वोशंट कहते हैं डिवाइडर कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं मैम, रिमाइंडर ओ तो क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। क्वोशंट कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं इज द रिमाइंडर, और यहाँ पर हम एंडल तो डाल दे। एंडल भी डाल देते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं तो यहाँ पर से एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाएगा आंसर्स। हेलो वर्ल्ड, 2 इज द क्वोशंट, x इज द रिमाइंडर, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज? इज देयर एनी कंफ्यूजन नाउ? कोई कंफ्यूजन नहीं है? श्योर? यस मैम। ओके, लेट्स गो बैक टू द अदर स्लाइड्स। इस स्लाइड में आई थिंक मुझे यही बताना था, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया जो हम लोग ने देखा, ठीक है। अब जो है वो आप लोग आ जाएं एक और चीज पर, दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, अब दूसरी चीज समझें। दूसरी चीज इज असाइनमेंट ऑपरेटर।
असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर इज बेसिकली ये जो हम लोग इक्वल टू बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, दिस इक्वल टू इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू इन टर्म इन द लैंग्वेज ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में ये जो इक्वल टू का सिंबल हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में ये इक्वल टू नहीं कहते इसको असाइनमेंट कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, दोबारा इसको पढ़ लेते हैं जरा। this two bar symbol in C++ is called the assignment operator. It is read as is assigned the value of. It assigns the variable on its left side to the value on its right side. इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं इसको जरा एग्जाम्पल में। जब हम यहाँ पर लिखते हैं कि x is equals to 5, तो ये x is equals to 5 इसको एज अ ट्रीट नहीं करता, ये इसको ट्रीट करता है 5 is assigned to x, यानी कि x जो था एक मेमोरी लोकेशन थी, उसका नाम था, उसमें 5 असाइन हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली 2 is assigned to y। सही है, दोबारा से दिखाती हूँ, इसको मैं बंद कर रही हूँ। तो is assigned the value of, so if I read it as इसको दो तरह से पढ़ सकती हूँ, x is assigned the value of 5, y is assigned the value of 2, या फिर ऐसे पढ़ लूँ कि 2 is assigned to y and 5 is assigned to x। सही है, इन दोनों तरीकों से हम लोग पढ़ सकते हैं। अब ये क्यों है कि मतलब मैं क्यों इसको इस थोड़ा सा वो कर रही हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस, कि मतलब जो है वो इक्वल टू पढ़ लो आसानी के लिए, एक ही बात हो गई ना कि मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 5 के इक्वल हो जाएगी। अब नो, एक्चुअली ये यहाँ पर इसमें इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमेशा ये क्या करता है कि हमेशा राइट हैंड साइड की में जो भी लिखा हुआ होता है वो असाइन कर देता है लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है, यानी कि राइट हैंड साइड पे क्या था, 5 था, उसको असाइन कर देगा x पे। ठीक है, आई कैन नॉट राइट 5 इक्वल टू y, यानी कि x, यानी कि मैं अगर इस तरह से लिखूं 5x तो ये गलत कर देगा, यहाँ पर ये एरर दे देगा, दिस इज एरर। कि हाँ, ऑल्दो हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, 5 इज इक्वल टू x लिखें या x इज इक्वल टू 5 लिखें, एक ही बात होती है, कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन इसमें since this operator is not equal to, is not called as equal to, it is assignment operator, that is why it assigns the value present on the right hand side to the to anything present in the left hand side। ठीक है, that is why it is called, ये छोटी छोटी चीज है, इसलिए मैं इसको जरा देख रही हूँ। क्वेश्चन इज कि 2 ऑपरेटर, 2 क्वोशंट और 1 रिमाइंडर कैसे आया? इसको मैं बता चुकी हूँ बार बार, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, चलें, ओके। सो बेसिकली सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो दिस जाहिर है x की भी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वो x को कैसे असाइन करेगा 5 में, ये कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो it does what it is, it assigns the value present on the right hand side to the variable or to the identifier present in the left hand side। ठीक है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो होगी वो गलत होगी, इसको हम इरेज कर देते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि भाई अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ x is equals to y, अब क्या होगा एट दिस पॉइंट? यहाँ पर देखें, इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखें। पहले मैंने कहा 5 is assigned to x, 2 is assigned to y, then I said y is assigned to x। अब x की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं यहाँ पर सी आउट करवाऊँ, सी आउट x, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी द आंसर? x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 2। Is there anyone with 5? No. So the correct answer, so the correct answer is the person who has given is the correct answer, that is 2। x की वैल्यू अब 2 हो गई है, क्यों? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर लग गया है। असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या कहा? असाइनमेंट ऑपरेटर ने कहा कि जो भी y की वैल्यू है वो x में असाइन कर दो। ठीक है, सो द x की वैल्यू अब क्या होगी? 2 हो जाएगी। इसको हम रन करके देखते हैं।
ये देखें, ये टू लिखा हुआ है क्योंकि इस पर एंडल था, यहाँ पर एंडल डाल देते हैं। एंडल, ठीक है, ताकि समझ में आए, नजर आए कि टू अलग से आ रहा है। इस असाइनमेंट ऑपरेटर इसको रिपीट कर दो। दोबारा से अभी करती हूँ रिपीट। देखें, असाइनमेंट ऑपरेटर मींस इट विल असाइन द वैल्यू, ठीक है, इट विल असाइन द वैल्यू। अब असाइन वैल्यू किसको करता है? ये जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर, सॉरी, जो भी राइट हैंड साइड पर वैल्यू होगी वो असाइन कर देगा लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को। राइट हैंड साइड पे 5 था, इसने 5 को असाइन कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट साइड पे 5 था, 5 को असाइन कर दिया लेफ्ट पर। ओके, सो दोज हु आर आस्किंग कि 5x परसेंटेज 5 क्या है, x परसेंटेज y क्या है, x परसेंटेज y रिमाइंडर बताता है। दोबारा बता रही हूँ, मॉडुलस का साइन कहते हैं इसको। इट टेल्स अस द रिमाइंडर, कि जो भी रिमाइंडर अगर हमें पता करना हो कि इस डिवीजन का रिमाइंडर क्या था, तो हमें वो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ओके, अब असाइनमेंट ऑपरेटर दोबारा से सुना। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर मींस इट विल असाइन द वैल्यू, ठीक है, असाइन वैल्यू करेगा किसको, मैम कौन 1 सी। मिनट रह गया। दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे मीटिंग, इट्स ओके। तो ओके। ये असाइन कर देगा वैल्यू, असाइन कर देगा वैल्यू। कौन सी सा वैल्यू असाइन करता है? जो भी वैल्यू राइट साइड पे है उसको लेफ्ट साइड पे असाइन कर देगा, राइट की वैल्यू लेफ्ट पे असाइन कर देगा। अभी राइट पे वैल्यू क्या, x, ये यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, x इज असाइंड द वैल्यू ऑफ 5। इसका मतलब क्या है कि 5 जो वैल्यू आएगी वो x में चली जाएगी, ठीक है। y असाइंड वैल्यू ऑफ 2, यानी कि 2 जो भी है वो y में चला जाएगा। x इज असाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी कि y की जो भी वैल्यू है वो x में चली जाएगी, ठीक है। समझ में आई ये चीज? असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया? यस मैम। आई होप सो, समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि y is assigned the value of x, अब क्या होगा? y की वैल्यू अब क्या होगी?